जय हिंद। आज की वीडियो थोड़ी अलग टॉपिक पर है और काफी बार मुझसे ये सवाल पूछा गया, मतलब हम लोग जब YouTube पर कोई सेशन ले रहे हैं या ट्रेनिंग लेने गए या रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, और काफी बार ये सवाल करा गया कि म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालना भी है तो SIP के थ्रू पैसा डालूं या लमसम एक बारी में पैसा उठाकर डाल दूं। यार ये बड़ा कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आता कि एक बारी में डाल दूं, मार्केट तो ग्रो कर ही रही है, बार बार पैसा कमाता रहूं, या हर महीने हर क्वार्टर जैसे भी मेरी पॉकेट या बजट अलाउ करता है कैसे पैसा डालूं। बड़ा कंफ्यूजन है। आज की इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं कि SIP क्या है, लमसम क्या है, बेनिफिशियल कौन सा है मेरे लिए या किसके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ये सारे एस्पेक्ट देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज जिबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम SIP वर्सेस लमसम का टॉपिक रखने वाले हैं। SIP के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, लमसम के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अलग ही है, वो तो समझ आ रहा है ग्रोथ में मैसिव ग्रोथ पर चल रही है, राइट। एज वी से, एज आई ऑलवेज से, इन्वेस्ट इन इंडिया। बट क्वेश्चन ये है SIP के थ्रू करूं या लमसम के थ्रू, ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल निफ्टी के चार्ट पे भी जाएंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे भी जाएंगे, कैलकुलेटर्स भी ओपन करेंगे जहां पे हम लोग लेते किसी ने लमसम डाला है तो वो अभी कहां पर है, या कोई SIP कर रहा है तो वो कहां पर है, कितना पैसा डालूं SIP में, ये भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिले क्या है, कि जितने भी लोग SIP नहीं कर रहे हैं या इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लमसम के थ्रू भी, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है, उनके लिए जो कितना भारी पड़ने वाला है कॉस्ट ऑफ डिले, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ना यही समझ लेते हैं कि SIP क्या है और लमसम क्या है, एक मिनट के अंदर जल्दी से, ठीक है। SIP मतलब मैं हर महीने, हर हफ्ते या हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में जैसे भी मेरी पॉकेट अलाउ करती है बार बार पैसा डालूंगा। मतलब कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहां पर जा रहा है। इसको ऐसा समझते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहां पर जा रहा है। मार्केट 16,000 पे, मैं हर महीने 5,000 डालूंगा। मान लेते मार्केट अगले महीने आ गया 16,200 पे, मैं फिर 5,000 डालूंगा। अगले महीने और ग्रोथ हुई, मार्केट 16,500 पर आ गया, मैं फिर 5,000 डालूंगा। 5,000 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, कि मार्केट कहां पर है। मार्केट 16,000 पे, 15,000 पे, 14,000 पे, 8,000 पे, 10,000 पे, 20,000 पे भी है तो भी मैं कॉन्स्टेंटली 5,000 डाल रहा हूं। ये हो गया SIP का मेथड, जिसको बैंक में बोलते थे RD, रेकरिंग डिपॉजिट। हर हफ्ते, हर महीने जैसे भी आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आता है लमसम। हिंदी में बोलूं तो एक मुश्त, एक बारी में पैसा उठाया, इन्वेस्ट कर दिया, अब इसको अपना काम करने दो। अब कंपाउंडिंग को, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, उसे अपना काम करने दो। अब बार बार उस पे मुझे कंपाउंडिंग मिलता रहेगा, पैसा बनता रहेगा। मान लेते हैं मार्केट चल रहा है कुछ 15,000 के आसपास, जैसे एग्जांपल मार्केट 15,000 के आसपास चल रहा है, कोई बढ़िया सी न्यूज आ गई, ठीक है, कि FII इन्वेस्ट कर रहे हैं और SIP फ्लोज हो रहे हैं, कुछ भी। तो अब आपने इंडिया में, मतलब एज इन इंडिया की बात कर रहा हूं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस टाइप से, राइट। तो मान लेते हैं अब आपने उठा के निफ्टी में एक बारी को लमसम पैसा डाल दिया। ये हो गया लमसम की। यार कौन हेडेक ले, बार बार मुझे नहीं पता कि मार्केट कहां पर है, इर्रिस्पेक्टिव मैं एक बारी में उठा के डाल देता हूं। अब आराम से 10, 15, 20 साल बाद देखेंगे इस पैसे का क्या होने वाला है। ये है लमसम। दोनों के ही अपने प्रोज हैं, दोनों के ही अपने कॉन्स हैं, एक का डिसएडवांटेज है, एक का एडवांटेज है। तो क्या वो है, वो सब हम लोग धीरे धीरे इस वीडियो के फ्लो में डिस्कस करते रहेंगे। अब पहले काम करते हैं, पहले SIP के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर लमसम की तरफ आ जाएंगे। अब SIP का एक बढ़िया सा बेनिफिट क्या है कि मेरी जेब से ना एक बारी में पैसा नहीं जाता। मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने, हर 3-4 महीने में, 2 महीने में, हर महीने डालता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते मैं भी आपसे बोलूं, अरे यार एक काम करना, जरा 10 लाख रुपए देना। आप कहोगे क्या हलवा है क्या, जेब में लेके घूम रहा हूं 10 लाख रुपए, ये ले 10 लाख रुपए, जेब में थोड़ी लेके घूम रहा हूं। हाँ, बट अगर मैं आपसे बोलूं यार जरा मुझे आप एक महीने के लिए 1,000 रुपए दे सकते हो क्या, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए दे सकते हो, आप कहोगे हाँ इतना मेरी जेब में है, ये पॉकेट मेरी अलाउ करती है। ये फर्क है SIP में। SIP में क्या होता है, छोटा अमाउंट जाता रहता है, वो छोटा मिलके जिसे हम कहते हैं स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, वो बेसिकली SIP के लिए है। बूंद बूंद से सागर बनता है। अब SIP में क्या होगा, मैं अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा ना बोरिंग काम है, हर महीने फिर डालो, अगर मैं भूल गया तो उसका भी एक सॉल्यूशन है।
जब आप एसआईपी इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप अपने ब्रोकर को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि हर महीने की जो भी आप तारीख भी वहां डाल सकते हो मैन्युअली, 1 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरी सैलरी 7 तारीख को आती है, कोई सैलरी क्लास इंप्लॉई है उसको पता है सैलरी 7 तारीख को आती है, तो उसको मान लेते कि 1-2 दिन का उसने बफर लेके 10 तारीख को बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 10 तारीख को भैया म्यूचुअल फंड में इस एसआईपी में 5,000 रुपए की यूनिट्स ले लेना, जो भी उस टाइम यूनिट का रेट चल रहा होगा। यूनिट का रेट है 140, यूनिट का रेट हो गया 142, 136, 145, 5,000 रुपए में जितने भी यूनिट्स आएंगे वो उस टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देगा। तो ये भी झंझट खत्म कि कौन बार बार डाले, अब हर महीने खुद उठ के पैसा उसमें चला जाएगा। और ये यूजुअली हर ब्रोकर अलाउ करता है, हर ब्रोकर के पास ये फैसिलिटी होती है खुद ऑटो पैसा डिडक्ट करने की। अब एसआईपी क्वेश्चन ये है किन लोगों के लिए यूजफुल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई सैलरीड क्लास इंप्लॉई है, ठीक है, उसे आगे के फ्यूचर के 10-15 साल की सोचनी है और वो सोच रहा है यार वो ना बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, यार मार्केट में पैसा डूब गया तो ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, मेरा पैसा चला गया वगैरह वगैरह। इसे इन्फ्लेशन भी बीट करना है, पैसा भी सेफ चाहिए, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड या एसआईपी सबसे बेस्ट पार्ट है। दैट टू इंडेक्स एसआईपी करो, उससे भी बेस्ट बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें होता क्या है, बैंक की एफडी आपको दे रही है 7.5-8%, 8% के आसपास मान लेते हैं, जिसमें कि टैक्स वैक्स कटने के बाद आपके हाथ में आ गया मान लेते हैं 7% के आसपास। बट दूसरी तरफ गवर्नमेंट या आरबीआई खुद कह रही है कि भैया इन्फ्लेशन 5.5% है, तो मेरे पास हाथ में बचा 1.5-2% के आसपास, कुछ नहीं बचा, राइट। जिन लोगों को इन्फ्लेशन बीट करना है, ये एफडी से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, ये इंडेक्स एसआईपी उनके लिए बेस्ट है। निफ्टी में पैसा डाल दिया, निफ्टी ऑन एन एवरेज हर साल 4-5 साल के हिसाब से 15% के आसपास 14-15% दे देती है, 14-15% रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो मान लेते हैं मुझे मार्केट देखना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि यार कहां सपोर्ट है कहां रेजिस्टेंस है, मुझे चार्ट बिल्कुल नहीं देख ले आते, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है कि एसआईपी करो, अपने आप चलता रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि यार इसका एक कौन क्या है, कि मतलब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज ये कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, ग्रोथ बोल सकते हो, या यू कैन से कि यार ये बहुत बोरिंग काम है, लॉन्ग टर्म में जाके एक बारी को पैसा दिखाएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बोरिंग मनी, अरे यार अभी तो 5,000 डाले हैं तो 1 साल बाद 60,000 होंगे, 10 साल में जाके कहीं 6 लाख रुपए बना। अब कहोगे यार 10 साल बाद 6 लाख की क्या वैल्यू होगी, ये तो आपका इनपुट है, अभी तो आउटपुट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निफ्टी के चार्ट पे जाकर ही कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर्स वगैरह लगाएंगे। बट अब दूसरी तरफ आते हैं लमसम की बात पे कि लमसम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज, मान लेते हैं आपने निफ्टी पे 15,000 पे पैसा डाला, एक काम करते हैं चार्ट पर ही लगाकर देखते हैं, मैं चार्ट पर ही लगा के दिखाता हूं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये लाइन बोलनी भूल गया था, हर बार स्टार्टिंग में बोलता हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं आईपीओ के ऊपर। हम लोगों ने यहां पर ये एक इंट्राडे का पूरा कोर्स भी दिया है, पूरा 1 घंटे का कोर्स है, फ्री कोर्स है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये वो मोर देन 70,000 व्यूज इस पर आ चुके हैं। अब आ जाते हैं एसआईपी और लमसम की, जो मैं बात कर रहा था। मान लेते कोई एसआईपी वाला बंदा है, तो वो यहां इन्वेस्ट करेगा, 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 यहां करेगा और यहां करेगा, राइट। तो इसने यहां से यहां तक इन्वेस्ट करता गया, हर महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करता गया। बट लमसम वाले बनने की बात करें तो मान लेते हैं लमसम में उसने यहां इन्वेस्ट करा था, उसे चार्ट देखना आता था कि यार यहां पे चार्ट पे एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देता हूं और यहां पे निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया है। ये फायदा तब है जब मुझे मार्केट देखना आता है कि हाँ लमसम में दिख रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया निफ्टी में, किसी अच्छे खासे ब्लू चिप स्टॉक में मैंने एक बारी का पैसा डाल के छोड़ दिया, ये फायदेमंद तब है। बट इसका दूसरा पार्ट यहां पर यह आता है कि जेब से जो लिक्विडिटी है वो एक बारी में ब्लॉक हो जाती है। मान लेते मेरी जेब में पड़े होते 4-5 लाख रुपए, मैंने कहा चल यार कुछ काम तो आ नहीं रहे, मैंने एक बारी में उठा के 4-5 लाख रुपए डाल दिए, अब मेरी जेब में कुछ नहीं बचा, लिक्विडिटी ब्लॉक हो गया। वहीं एसआईपी पे क्या है, लिक्विडिटी ब्लॉक नहीं होता, हर महीने सैलरी आती है, जो बेसिक एक्सपेंस है जो होने ही होने, जिन्हें मैं नहीं रोक सकता, ईएमआई, बच्चों की ट्यूशन फीस, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस, या अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ये एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे। मान लेते हैं ऑन एन एवरेज कोई बंदा है जिसकी सैलरी है 60-70 हजार रुपए,
एक बेसिक स्केल लेते हैं, 60 रुपए उसकी सैलरी है, तो साल की हो गई 7,20,000। अब मान लेते हैं कि 60,000 रुपए सैलरी है, जिसमें से इसका 45,000 रुपीज के आसपास एक्सपेंस होता ही होता है। होम EMI, होम लोन चला गया, ट्रैवल का छोटा ये वो, घूमने चला गया था मान लेते हैं, ये वो सब निपटा दिया। अब हाथ में बचे इसके पास मान लेते हैं 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में अब ये बंदा कंफ्यूज है, यार कहां इन्वेस्ट करूं? तो ये 8-10 हजार रुपए SIP में इन्वेस्ट कर सकता है और 8-10 हजार रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकता है फॉर इमरजेंसी पर्पस। एक चीज और, यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग कमाते हैं, दे अर्न, दे स्पेंड, दे सेव एंड देन दे इन्वेस्ट। ये हॉरिबल फाइनेंशियल प्लानिंग है। इंस्टेड इट शुड बी, आपने कमाया, अर्निंग, देन आपने स्पेंड करा, स्पेंड एज इन जो बेसिक होना ही होना है, ठीक है, फिर इन्वेस्ट करा, फिर सेव करा। पहली बात तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। सेविंग्स वो है जो आपने अपने बैंक में रख रखी है, सेविंग्स अकाउंट में रख रखी है, इमरजेंसी पर्पज से, मेडिकल पर्पज से, कोई अल्ट्रा इमरजेंसी के लिए। इन्वेस्टमेंट वो है जिसपे आप एक इनकम चाहते हो, जिसपे आप चाहते हो कुछ पैसा बनकर आए। किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, राइट, किसी अच्छी खासी प्रॉपर्टी में कर दिया, निफ्टी में कर दिया, स्टॉक्स में कर दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसा कटने के बाद आपके हाथ में बचता है, उसमें पहले इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद अपने अकाउंट में रखो, सेविंग्स में रखो, आई शुड से। तो अब SIP के फॉर्म में क्या होता है कि नहीं, यहां पर लिक्विडिटी ब्लॉक नहीं होती। हर महीने पैसा आया, मैंने स्पेंड करा, इन्वेस्ट करा, और जो बचा मैंने बैंक में डाल के छोड़ दिया कि हाँ कभी इमरजेंसी होगी। म्यूचुअल फंड SIP में भी ये होता है, लमसम में भी। ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी है तो पैसा नहीं निकाल सकते, वहां एग्जिट लोड वगैरह लगता है, वो हर म्यूचुअल फंड का अलग होता है, बट वो हाँ पैसा विड्रॉ आपको अलाउ करता है, अनलेस एंड अनटिल वो ELSS हो, जिसमें 3 साल का लॉक इन गवर्नमेंट ने दे रखा है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों की हो गई SIP की बात, लमसम की बात। ये सर अब आपने बता दिया, सरदर्द हो गया मेरा, बहुत बोरिंग सा था अभी तक। बट अब मुझे बताओ कि आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, ठीक है। अब अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी का एक ड्रॉबैक ये भी था ना, निफ्टी का आई शुड से लमसम का एक ड्रॉबैक ये भी था। मान लेते किसी बंदे ने यहां पर, यार ये एक ना बढ़िया सा फ्लैग ब्रेकआउट आ गया है और निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चला गया है। मान लेते हैं किसी ने यहां पर एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट देखकर यहां पर 24-30 दिसंबर 2022 के आसपास मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया 18,500 के लेवल पर। अगले दिन भी ग्रीन, अगले दिन भी ग्रीन, बट फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट 4-5 महीने तक कोई रिटर्न नहीं मिला, नंबर 1। और इनफैक्ट अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं तो ओवरऑल यहां से यहां तक की गाड़ी वापस आ गई, इस बंदे को कुछ रिटर्न नहीं मिले होंगे, 0 रिटर्न्स पे खड़ा होगा ये ऑलमोस्ट दिसंबर 2022 से लेकर अभी तक 7-8 महीने के आसपास, राइट। ये लमसम का एक ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक था कि यहां पर लिक्विडिटी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, दूसरा था ये, बट हाँ इंसान टेंशन फ्री हो गया, डाल के छोड़ दो, 5-7 साल बाद देखेंगे। SIP वालों के साथ क्या है, मार्केट गिर रहा है तो भी वो इन्वेस्ट करेगा, मार्केट यहां आया अगले महीने तो भी इन्वेस्ट करेगा, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया, तो भी वो इन्वेस्ट करता रहेगा। अगर मैं आपको निफ्टी का मंथली चार्ट दिखाऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि SIP में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट है। मान लेते किसी बंदे ने मंथली हर महीने की 5 तारीख को, 10 तारीख को वो इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी एक तारीख पकड़ लेते हैं, चलो 1 तारीख पकड़ लेते हैं, 1 तारीख को वो पकड़ रहा है तो निफ्टी के चार्ट से हमारा बैलेंस हो जाएगा। मान लेते यहां पर भी इन्वेस्ट कर रहा था जहां पर 9,000 के आसपास निफ्टी थी, मैंने जब मार्केट में एंट्री ली थी 2013 सितंबर के आसपास, तब निफ्टी कुछ 55-5700 के आसपास था। अगर यहां पे सितंबर के आसपास एक ग्राफ लगाया जाए, ये रखो 6,000 के आसपास, हाँ ये रहा ना, ये सितंबर के आसपास 5700 के आसपास एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, हर महीने इन्वेस्ट करता गया। यहां पर ध्यान से देखना, कोविड आया और इसका ओवरऑल कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसने यहां पर भी इन्वेस्ट करा, फिर अगले महीने यहां पर इन्वेस्ट करा, फिर ये अगले महीने यहां करा, फिर अगले 3-4 महीने बाद कोई कॉस्ट नहीं लगी, ये उल्टा नीचे जाकर डिप लेकर आया और वापस से मार्केट उठकर खड़ा हो गया, फिर वापस एग्जैक्टली यही हुआ, फिर वापस। तो SIP में क्या होता है ना कि ये काइंड ऑफ हर महीने एक्यूमुलेट करने वाली बात है कि मैं हर महीने इन्वेस्ट करता रहूंगा। चलो अब एक काम करते हैं कि एक्सेल ले लेते हैं कि 5,000 रुपए, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 50,000 नहीं, 10,000 नहीं, 5,000 रुपए के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। आप निफ्टी ETF में भी डाल सकते हो, बैंक निफ्टी ETF में भी डाल सकते हो, बैंक निफ्टी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में भी पैसा SIP डाल सकते हो।
ठीक है। तो अगर मैं निफ्टी की बात ही करूं तो निफ्टी ने यहां पर लास्ट 3 साल में हर साल 25% के आसपास का रिटर्न दिया है। ठीक है। ओवरऑल की बात करी जाए तो यहां पर 5 साल के हिसाब से इन्होंने 13% के आसपास का रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करी जाए तो वही 14-15% के आसपास जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। 15 साल पे 11 और 20 साल पे 17% के हिसाब से इन्होंने रिटर्न दिया है। ठीक है। एक काम करते हैं, लास्ट 3 साल कोविड हो गया, उसके बाद पुल बैक भी आ गया एक अच्छा, अभी 206 रुपए के आसपास इसका यूनिट चल रहा है। अब यहां पर एक काम करते हैं, डाल के देखते हैं। मान लेते हैं मैंने एसआईपी करनी है 5,000 रुपए की, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। यहां पर रिटर्न्स कितना दिखा रखा है? 25% के आसपास। 5 साल के हिसाब से कितना है? 5 साल का ले लेते हैं, चलो 13%, 13-14% के आसपास ले लेते हैं। मंथली एसआईपी ही मैं 5,000 के आसपास डालने वाला हूं। अब मान लेते हैं यहां पर मैंने डाली 10 साल की। ठीक है। तो मुझे पता है मेरे पॉकेट से जो जाएगा पैसा वो छोटा छोटा करके गया 6 लाख रुपए के आसपास। ठीक है। अगर आप चाहो तो अपफ्रंट भी जीरो कर सकते हो, तो और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि यहां पर मैंने 6 लाख रुपए डाले और मैं देख सकता हूं कि वो डबल हो गया। अब आप कहोगे यार डबल तो बैंक में भी हो रहा था, डेफिनेटली डबल हो रहा था, बट वो इन्फ्लेशन उतना बीट नहीं कर पा रहा था जितना निफ्टी बीट करके दे रही है, वहां पर भी 8% के आसपास मिलता है आपको, 8% हर साल का, यहां मिल रहा है 13% के आसपास। बट बेस्ट पार्ट क्या है, जो पहली बार 5,000 डाले वो आखिरी तक पैसा कमा कर देंगे। चाहो तो आप इसका चार्ट भी देख सकते हो। ये चार्ट का स्ट्रक्चर आ गया, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जिस तरीके से भी ये कोविड वाला एक आ गया पुल बैक, फिर उसके बाद आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी यहां पर इजीली देख सकते हो कि ये कोविड वाली वेव है। जब कोविड आया, नीचे गई फरवरी टू मार्च, फिर वापस से ऊपर उठकर आ गई। फेयर एनफ। अब वापस आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। अब मैंने आपसे एक बात करी थी कॉस्ट ऑफ डिले, कि एसआईपी में कॉस्ट ऑफ डिले क्या मैटर करता है, ओवरऑल क्या इसका इंपैक्ट आता है, वो भी मैं प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। और पता है मैं जानबूझ के कोई और म्यूचुअल फंड पे नहीं जा रहा कि यार मैं एक्सिस के, ब्लू चिप के, मिरर के, इसके उसके म्यूचुअल फंड पे चलता हूं, नहीं। मैं सिर्फ अभी इंडिया की बात कर रहा हूं, इन्वेस्ट इन इंडिया। मैं सिर्फ इस टाइम निफ्टी की बात कर रहा हूं। डेफिनेटली मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 25%, 30%, उससे भी ज्यादा का एक रिटर्न निकाल कर दिया है। अगर मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर करूं यहां पर, तो आप यहां पर इजीली देख पाओगे, एक्सिस फोकस ने अभी तक मुझे 28% के आसपास का दिया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने मुझे 64% का रिटर्न दिया है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने मुझे 97, ऑलमोस्ट 100% दिया है। और वन ऑफ माय फेवरेट आईडीबीआई स्मॉल कैप, जिसमें मैं एसआईपी करता रहता हूं, 89% के आसपास का इसने मेरे को रिटर्न वगैरह अभी तक निकाल कर दिया। थोड़ा मेरे पास जब भी फंड आते हैं मैं डालता रहता हूं, 89% के आसपास इसने मुझे निकाल कर दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये एसआईपी क्यों, देखो एसआईपी को ना इस तरीके से कोरिलेट करते हैं। मान लेते हैं आप जिम गए, आपने वहां पे डंबल्स उठाए, आपने वहां पे चेस्ट मारी। ठीक है। आप घर आओगे, शीशे में अपने आप को देखोगे, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फिर दोबारा दूसरे दिन जिम गए, फिर आपने जिम करा, फिर वापस घर आए, फिर आप अपनी बॉडी देखोगे, यार कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। बट जब आप पहले दिन की फोटो और 2 हफ्ते बाद की फोटो देखोगे, आप कहोगे यार थोड़ा फर्क तो है। फिर उसके बाद जब 2 महीने बाद की फोटो देखोगे, आप कहोगे हाँ यार थोड़े से कट्स आने लगे। और इनफैक्ट जब 2 साल बाद फोटो देखोगे, आप अपने ऊपर हंसोगे, अबे ये मैं हूं, मैं कैसा दिखता था यार, राइट। एग्जैक्टली सेम होता है म्यूचुअल फंड एसआईपीज के साथ, कि यार डेली देखोगे कुछ नहीं चेंज होगा। बट जब आप 2 साल के होराइजन पे, 10 साल के होराइजन पे देखोगे, आप कहोगे यार काश मैं इन्वेस्ट कर लेता, काश मैंने इन्वेस्ट कर लिया होता उस टाइम पे, मजा आ गया होता। ये वो फर्क है एसआईपी का। अब कॉस्ट ऑफ डिले क्या है, ये कैसे काम करता है, वो समझते हैं। मान लेते हैं एक स्टोरी के हिसाब से देखते हैं। 3 दोस्त हैं, ए बी सी। तीनों दोस्त एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और इन्होंने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करके दिया। इनका बॉस इनसे खुश हो गया, अरे यार क्या तुम तीनों ने क्या बढ़िया काम करा है। और मान लेते हैं पहले का नाम है अभिषेक, और दूसरे का नाम है भूषण, और तीसरे का नाम है चंदन। ठीक है, एबीसी। तो इन तीनों ने एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट डील फाइनल करके दिया। बॉस इनसे खुश हो गया। बॉस ने कहा कि अभी तुम्हारी सैलरी चल रही थी 7-7.5 लाख रुपए, मैं तुम्हें 7-8% के आसपास का एक बढ़िया सा इंक्रीमेंट देता हूं। क्या बढ़िया, मजा आ गया। अब इन तीनों की सैलरी 60,000 रुपए से बढ़ गई पर एनम, तो मतलब वही 5,000 रुपए पर मंथ से बढ़ गई। यार तीनों सोच रहे हैं अब क्या करें यार, मजा आ गया, आज तो पार्टी करने का मूड है, बढ़िया सा दारू वारू पियेंगे, खुश रहेंगे एकदम से बढ़िया सा। बट
बट तीनों ने कहा अच्छा यार एक बात बताओ, पार्टी तो आज हो जाएगी, आगे का क्या सोचा है? तो मान लेते हैं ए अभिषेक ने कहा कि यार मेरा तो घर का खर्चा अच्छा खासा चल रहा है और मुझे और किसी पैसे वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाले भी भूषण ने कहा कि यार मैं ना सोच रहा हूं एक एक्टिवा वगैरह ले लूं, थोड़ा ऑफिस आने में इजी रहेगा, अभी मैं बस वगैरह से आता हूं तो मैं सोच रहा हूं एक एक्टिवा वगैरह ले लेता हूं, तो 60-70 हजार के आसपास की तो वो आएगी बाइक वगैरह, और स्प्लेंडर या बाइक तो मैं अगले साल से स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है। तीसरे वाले ने कहा कि यार मैं भी सोच रहा हूं कि यार थोड़ा सा दूर से आता हूं और इतनी गर्मी हो रही है, मैं सोच रहा हूं एक आधा सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता हूं, तो उसमें कम से कम यार 1.5-2 लाख रुपए तो जाएंगे मेरे, तो मैं 2 साल बाद से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो तीनों दोस्तों ने कहा कि हम एसआईपी करेंगे। पहले वाले ने कहा यार मैं 20 साल के लिए करूंगा, और दूसरे वाला क्योंकि एक पहले स्कूटी ले रहा है तो वो 19 साल के लिए करेगा, और तीसरा वाला गाड़ी ले रहा है तो वो 18 साल के लिए करने वाला है। ये चीज सबका अमाउंट फिक्स है, सबने अपना टेन्योर डिसाइड करा। अब हम कैलकुलेटर में डालेंगे और ये देखेंगे कि तीनों के इनपुट में पहले वाले का इनपुट रहेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 का, तो ये हो गया कुछ 12 लाख के आसपास। दूसरे वाले का रहेगा 1 साल कम है तो 12 लाख माइनस 60,000, क्योंकि वो 1 साल कम डाल रहा है। दूसरे वाले का रहेगा 12 लाख माइनस 1,20,000, 60,000 हर साल के हिसाब से। ये इनपुट में डिफरेंस है, बट आउटपुट में कितना डिफरेंस आएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, अपनी एक एक्सेल शीट बना लेते हैं जल्दी से, थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा बेटर हो। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। पहले बंदे ने मान लेते हैं 20 साल के लिए डालने का सोचा, तो ये डालेगा 60,000 फॉर 20 ईयर्स, ये डालेगा 60,000 फॉर 19 ईयर्स, और थर्ड वाले ने डाला 60K फॉर 18 ईयर्स। और ये 60K भी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये 60K भी नहीं है, ये डालेगा हर महीने 5-5 हजार रुपए के हिसाब से, ये 5-5 हजार रुपए के हिसाब से डालते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पे आते हैं, मान लेते हैं मैं स्टार्टिंग प्रिंसिपल भी 0 रख देता हूं, एनुअल एडिशन भी 0 है मेरा, मंथली एडिशन 5,000 रुपए जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था, एनुअल ग्रोथ रेट 14-15% के आसपास जो आती है निफ्टी की। अब इसने डाले 20 साल के लिए, कैलकुलेट का बटन दबाते हैं, क्या निकलकर सामने आया वो देखते हैं। टोटल एडिशन 1,20,000 जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर रखा था, तो ये डालेगा 12 लाख, नॉट 1,20,000, 12 लाख। बट एट द एंड इसको कितना मिला, 66 लाख इसको मिले, और 12 लाख ये इसने यहां पर डाले थे, यानी टोटल इसने जो कमाया छोटा छोटा करके 54 लाख रुपए कमाया, ठीक है। दूसरे बंदे का देखते हैं, यानी कि अब जो बंदा बोलता है कि यार मैं तो एक बाइक वगैरह लेने की सोच रहा हूं, तो 1 साल कम हो गया, तो ये तो क्लियर है 12 लाख में से इसके 60,000 कम होने वाले हैं, यानी 11,40,000 ये इन्वेस्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं, इन महाराज ने इन्वेस्ट करे 11,40,000, यही है, और कितना मिला 57 लाख समवॉट, यही आ गया। अब तीसरे वाले का भी देख लेते हैं। तीसरे वाले भाई बंधु ने कहा कि यार मैं तो और गर्मी में हूं, मैं तो और थोड़ी दूर से आता हूं, तो मैं सोच रहा हूं गाड़ी ही ले लेता हूं। तो यहां पर इन्होंने 10,80,000, एक अमाउंट और कम हो गया, तो इसने 10,80,000 यहां पर डाल दिए, ये यहां पर आ गया, और इनको कितना मिला 49 लाख के आसपास मिल गया, यही है। अब अगर मैं यहां पर अपनी कैलकुलेशन आपको दिखाऊं, यहां पर कैलकुलेशन देखना, अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए, बी और ए का डिफरेंस इक्वल्स टू दैट इज B3 माइनस A3 माइनस B3, 9,21,000 का फर्क पड़ा, बट इनपुट में डिफरेंस कितना था, सिर्फ 60,000, तो ये कॉस्ट ऑफ डिले है। दूसरी तरफ भी देखते हैं, जिसने 2 साल का वेट करा, तो यहां पर हो गया A3 माइनस C3, 17 लाख रुपए कॉस्ट हुआ उसका, 17 लाख रुपए स्टार्टिंग के 2 साल का। अब बंदे ने सोचा यार चलो कोई नहीं, 2 साल बाद स्टार्ट कर लेंगे, निफ्टी कहीं भागी थोड़ी जा रही है, थोड़ा नीचे आएगी तब इन्वेस्ट वगैरह कर लेंगे। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों के, पहले वाले के इनपुट में 60,000 का फर्क, दूसरे वाले के में 1,20,000 का, 1,20,000 रुपए कितना कॉस्ट कर रहा है, 17 लाख रुपए के आसपास। ये है कॉस्ट ऑफ डिले, ये है असली कॉस्ट ऑफ डिले। क्योंकि लोग ये सोचते हैं अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। अगर निफ्टी के चार्ट के साथ ही कोरिलेट किया जाए, हाँ बोलो, ये मंथली चार्ट है निफ्टी का, नॉन स्टॉप रैली। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो वापस एक फ्लैग बना रहा है, नीचे गया, वापस से उठकर खड़ा हुआ,
यहां से स्टार्ट करते हैं। 2008 के आसपास का रिसेशन आया, थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा, ठीक है, चलिए जी। 2008 के आसपास का रिसेशन आया और यहां पर जाकर भी क्या हुआ, यहां जाकर गया, फिर वापस से उठ के खड़ा हो गया, फिर एक हल्का सा डिप आया, फिर वापस से उठकर खड़ा हो गया, फिर वापस से नीचे गया, फिर वापस से उठकर खड़ा हो गया। सिंपल। हर बार में कितना ही कुछ हो जाए, ये आ जाए, डिमोनेटाइजेशन हो जाए, 2000 के नोट बंद हो जाए, या इनफैक्ट मैं बोलता हूं कि क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो जाए, पीएम चेंज हो जाए, सीएम चेंज हो जाए, कोई स्टेट के इलेक्शंस हार जाए, कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए, मार्केट एवरग्रीन है, मार्केट एवरग्रीन है। और अगर आप चाहो तो यहां से भी कोरिलेट कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको ना आपको ऐसे दिखाते हैं। 2004 में सबसे पहली बार मई 2004 के आसपास चलते हैं जब इलेक्शंस हुए। तो ये मई 2004 का कैंडल है, थोड़ा इधर करता हूं, फेयर इनफ। मई 2004 का कैंडल है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, निफ्टी थी कुछ 1400 के आसपास, 1400 के आसपास। अपनी शीट में इधर लिख लेते हैं, चलो। 2004 में निफ्टी थी 1400, ठीक है। उसके बाद 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, जबकि 2008 में रिसेशन भी आया था। 2009 पे चलते हैं, मई 2009 ये है, ये मई 2009, मार्केट हो गया 4500 के आसपास। फिर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हुई और अब की बार आ गया बीजेपी गवर्नमेंट। मई 2014 पे चलते हैं, मई 2014 7300। अब आते हैं 2019 पर, जब वापस से फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, तो मई 2019, सितंबर, जून, जुलाई, ये रहा मई 2019 12,000। अब आप हिसाब लगाना, जिस हिसाब से अगर आप, मैं देख रहा हूं, क्या यहां पर ग्रोथ नहीं है? मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे। क्या 2014 का आप प्रेडिक्ट, 2024 का गवर्नमेंट कोई भी आए, बनती रहे, मार्केट एवरग्रीन मोड में रहेगा? क्यों? क्योंकि निफ्टी अपने आप में एक म्यूचुअल फंड है, 50 कंपनीज का है। एक कंपनी बेकार परफॉर्म करती है, मान लेते यस बैंक है, परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको उठा के बाहर कर देते हैं। एसीसी, अरे यार बहुत लगाड़ है, परफॉर्म नहीं कर रहा, रिव्यू करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा तू इधर आ जा, क्योंकि एवरग्रीन इंडेक्स है, एवरग्रीन है। 2 बेकार स्टॉक भी होंगे तो भी उनकी वेटेज कम है इन कंपैरिजन टू रेस्ट 48 स्टॉक्स के हिसाब से। तो यहां पर व्हाट डू यू थिंक कि 2024 में इंडेक्स कितना जा सकता है? 2019 में 12,000 था, अभी तक ही यहां पर 18,000 के आसपास हो चुका। यहां पर गया, डिप लिया, फिर कोविड पे, अगर मैं बोलता हूं ये नहीं भी आता तो भी यहां से यहां तक की ग्रोथ जर्नी देख सकते हो। नेक्स्ट ईयर हमारे पास वापस से 2024 इलेक्शंस वगैरह होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड, लमसम के एक बात और बता देता हूं कि हमने एसआईपी पर तो डिस्कशन कर लिया। लमसम में क्या कर सकते हैं लोग? मान लेते हैं मैंने कुछ जमीन बेची, या मान लेते मेरी शादी थी तो वो पैसा टैक्स फ्री था, पैसा आया मेरे पास, या कुछ कहीं से लॉटरी लग गई या कुछ भी, तो ये पैसा उठाकर मैं एक बारी में वन टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट? मान लो मेरा मन है निफ्टी में, तो निफ्टी में कर सकते हो आप। आपका मन है किसी डेट म्यूचुअल फंड में, तो डेट म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, और वो हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर आपको पैसा देता रहेगा। तो वो एक इनकम बन जाएगी आपकी, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल है। अगर आपको लगता है कि इनकम की जरूरत है तो डेट म्यूचुअल फंड में, इनकम की जरूरत नहीं है तो निफ्टी के म्यूचुअल फंड में या किसी और म्यूचुअल फंड में भी, जैसे मैंने अपना दिखाया आईडीबीआई का, उस तरीके से किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। ड्यू डिलिजेंस अपना कर लेना। आज की वीडियो डिटेल हो गई, जहां पर कॉस्ट ऑफ डिले भी देख लिया, प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए, किस तरीके से एसआईपी काम करता है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम कर सकता है, लमसम काम कर सकता है, देख लिया। बिफोर दैट, वीडियो क्लोज करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताते जाओ कि 2024 में, 2024 में आपको क्या लगता है कि निफ्टी कहां तक पहुंच पाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपना आंसर देना कि 2024 में आपको क्या लगता है कि निफ्टी कहां तक पहुंच पाएगा। और भी काफी सारे इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।